तो अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो क्लास 11th में भी अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे और 12th में भी सेकंड चैप्टर है तुम्हारा जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चालू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, देखते हैं क्या क्या दिया है इस चैप्टर में और किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। जब भी कभी बात की जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स की तो हमेशा वहां पे बात की जाती है एंजियोस्पर्म्स की, क्योंकि अपने को पता है कि प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म ही एक अकेली ऐसी कैटेगरी है जो क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट से इनका मतलब है यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। क्यों पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही ऐसी कैटेगरी है जो क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपन सभी को पता है कि प्लांट किंगडम में 5 अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट है। एंड व्हाट आर दीस 5 डिफरेंट कैटेगरीज? तो एक है एल्गे, एक है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और सभी को ये पता है कि एंजियोस्पर्म्स ही क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अकेले ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। इन 5 में से अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, जिधर भी जाओ उधर तुमको एंजियोस्पर्म दिखेंगे। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अडेप्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा अडेप्टिव से क्या मतलब है? यहाँ पे सबसे ज्यादा अडेप्टिव से ये मतलब है कि ये अपने आप को किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में अडेप्ट कर पा रहा है या कर ले रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाएगा और ग्रोथ करने के साथ साथ वो अबंडेंट बन जाएगा। इसीलिए अगर अपन बात करें एंजियोस्पर्म्स की या फिर फ्लावरिंग प्लांट की, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। क्यों सब जगह पाए जाते हैं? बिकॉज दे हैव ability to adapt, they have ability to adapt in any situation। किसी भी जगह पे वो लोग क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। जो भी कंडीशन मिले उस कंडीशन में अडेप्ट करके वहां पे अपना पेड़ उगा लेते हैं और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये एडवांस प्लांट होते हैं। अगर अपन प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज है, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। इन 5 कैटेगरीज में अगर सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट की अगर अपन बात करें देन दीस एडवांस प्लांट आर एंजियोस्पर्म। तो ये एडवांस प्लांट जो होते हैं ये होते हैं एंजियोस्पर्म। और यही कैसे प्लांट होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जिस तरीके से अपने को पता है एनिमल्स के कैटेगरीज में, एनिमल किंगडम में मैमल्स अपन अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वी आर द एडवांस्ड एनिमल, उसी तरीके से अगर प्लांट किंगडम की अगर अपन बात करें सो एंजियोस्पर्म्स आर द वन जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट होते हैं। तो अपन लोग क्या करने वाले इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इसके पहले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। क्या क्या 3 इवेंट होते हैं? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन और थर्ड जो होता है इसे बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अपन यहां पे इस चैप्टर में तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ये सारा कुछ अपन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इधर अपन यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स अपन इसमें पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल गमेट क्या होता है, फीमेल गमेट क्या होता है। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो पूरा सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। जब भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो अपन सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक पेरेंट जो रहेगा वो मेल पेरेंट रहेगा और एक पेरेंट कैसा रहेगा, फीमेल पेरेंट रहेगा। अब मेल पेरेंट्स को फ्लावर के केसेस में कहा जाता है एंड्रोशियम। मेल पार्ट जो होता है या जो मेल पेरेंट होता है या जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर्स के केस में, इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। और ये जो एंड्रोशियम होता है ये बहुत सारे स्टेमेन्स से मिलकर बना होता है। और फिर इसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये बना होता है गायनोशियम से। ये जो होता है ये बना होता है गायनोशियम से। अब ये गायनोशियम क्या है? तो गायनोशियम को अपन कह सकते हैं कि गायनोशियम इज मेड अप ऑफ
कार्पेल्स एंड पिस्टिल। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो इसे एंडोशियम बोला जाता है, एंडोशियम स्टेमन से बना होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो इसे गाइनोशियम कहा जाता है। और ये किससे बना होता है? तो ये कार्पेल्स और पिस्टिल से मिलके बना होता है। अब होता क्या है, तो चलो अपन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं, सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे ऊपर एक बल्जी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें दो लोब दिख रहे हैं, एक ये एक पहला लोब है और ये वाला जो लोब है दूसरा लोब है। क्योंकि इसमें दो लोब प्रेजेंट है इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइलोब, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एंथर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे अपन एंडोशियम कह रहे थे, इस एंडोशियम में स्टेमेंस होते हैं और ये स्टेमेंस दो चीज से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, तो फर्स्ट जो चीज होती है वो होता है एंथर, और दूसरी चीज जो होती है उसे कहा जाता है फिलामेंट। यहाँ पे किस तरीके का एंथर होता है, तो यहाँ पे जो एंथर प्रेजेंट रहता है इस एंथर को बोला जाता है बाइलोब्ड एंथर। क्यों इसे बाइलोब्ड एंथर कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कितने लोब प्रेजेंट रहते हैं? दो लोब प्रेजेंट रहते हैं। और इसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये जो एंथर होता है, यही एंथर पोलन ग्रेन्स तैयार करता है और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गमेट्स बनते हैं और वो मेल गमेट भी पोलन ग्रेन्स के अंदर रहते हैं। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये है एंथर, ये है फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले, और वो जो पोलन ग्रेन इसके अंदर बनने वाले हैं, इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहने वाला है? मेल गमेट्स रहने वाले। अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहा जाता है गाइनोशियम, इसे कहा जाता है गाइनोशियम, और ये कार्पेल्स और पिस्टिल्स से मिलकर बना होता है। अभी कार्पेल्स और पिस्टिल्स में कितने पार्ट होते हैं, तो इनके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है इसे बोला जाता है स्टिग्मा। सो ये जो तुम लोगों को फ्लैट एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, इस फ्लैट स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टिग्मा, और यही वो जगह है जहां पे सबसे पहले पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। सो दिस फ्लैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिग्मा, इसे स्टिग्मा बोलेंगे अपन। फिर इसके बाद ये जो स्मॉल सा पतला सा एक स्लेंडर लाइक या फिर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टाइल। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पेल इज स्टिग्मा, सेकंड पार्ट इज स्टाइल, एंड द थर्ड पार्ट इज, ये देखो बेस में एक बल्जी पार्ट है, इस कार्पेल के बेस में एक बल्जी फूला हुआ पार्ट है, और इसी फूले हुए पार्ट को बोला जाता है ओवरी। सो कार्पेल जो होता है तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, सेकंड चीज होता है स्टाइल, और तीसरी चीज होता है ओवरी। तो ये हो गया एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये हो गया गाइनोशियम जिसे अपन बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम में बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स और गाइनोशियम भी रेडी हो जाता है। जैसे ही इसमें पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, अब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जाके लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। सो हुआ क्या, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ने उसके पास एंथर था, एंथर में पोलन ग्रेन्स बने, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गमेट्स प्रेजेंट है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स बने, ये पोलन ग्रेन्स इस एंथर से निकलते हैं, निकलने के बाद ये जाके लैंड कर जाते हैं। कहां पे लैंड कर जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, जो कि किसका पार्ट है? कार्पेल या पिस्टिल का पार्ट है। और इसी प्रोसेस को, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलना और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। बट ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, इस पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने को कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है और कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। कि मतलब पॉलिनेशन तो होगा, बट किसकी वजह से होगा? कुछ एजेंट्स की वजह से होगा। अब क्या क्या ये एजेंट्स हो सकते हैं? तो एक एजेंट हो सकता है अपना बायोटिक फैक्टर, और दूसरा हो सकता है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब तुम सबको पता होना चाहिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करने वाला है पॉलिनेशन में, और अबायोटिक फैक्टर में क्या होगा? तो कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करेगा अपने को पॉलिनेशन में, कोई नॉन लिविंग थिंग। अब कैसे? तो देखो, बायोटिक में कई बार इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर देते हैं, कई बार इंसेक्ट्स जाते हैं फ्लावर पे, उनके ऊपर स्टिग्मा, उनके ऊपर जैसे वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो उनके बॉडी पे पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और फिर जैसे ही वो वहां से निकल के इधर आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, तो वो जो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्टिक हुए थे, वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर रिलीज हो जाते हैं। सो इस तरीके से इंसेक्ट्स मदद कर सकते हैं पॉलिनेशन में, बैट्स वगैरह मदद कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स मदद कर सकते हैं पॉलिनेशन में। इसके बाद अगर अबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं, तो अबायोटिक फैक्टर में विंड है। हवा के कारण क्या हुआ? हवा एकदम जम से चली, जिसके कारण इस एंथर से पोलन ग्रेन निकले, उड़ते उड़ते ये गए और स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गए। सो हवा की वजह से पॉलिनेशन हो सकता है, कई बार पानी की वजह से पॉलिनेशन हो सकता है। सो पॉलिनेशन करवाने के लिए एसेंशियली अपने को जरूरत पड़ती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की,
और ये पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, या फिर ये हो सकते हैं अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक में आ जाएंगे अपने इंसेक्ट्स और बैट्स, और अबायोटिक में आ जाएंगे विंड, वाटर और ज्यादा है जो अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जब भी पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करवाएंगे तो भाई ये सीधा सीधा पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये पेड़ों से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको पॉलिनेशन के बदले कुछ रिवार्ड मिले। और पेड़ ऐसे नहीं होते कि हाँ भाई वो रिवार्ड नहीं देंगे, अपना काम करवा लेंगे और रिवार्ड नहीं देंगे। पेड़ भी यहाँ पे समझदार होते हैं और वो बदले में क्या करते हैं, तो ये लोग रखते हैं यहाँ पे रिवार्ड सिस्टम। क्या बोलते पेड़, बोलते भाई हाँ तू मेरा पोलन ग्रेन उठा एंथर से और इसको उठा के स्टिग्मा पे छोड़ के आ जा। अगर ऐसा कोई इंसेक्ट करता है तो बदले में पेड़ क्या करता है, तो बदले में पेड़ उसे रिवार्ड देता है। अब रिवार्ड क्या हो सकता है, किस तरीके का रिवार्ड हो सकता है, चलो अपन उसको देखते हैं कि पेड़ों के लिए इंसेक्ट्स ने या फिर किसी ऑर्गेनिज्म ने पॉलिनेशन करके दिया, अब बदले में उसे क्या मिलेगा। सो बदले में उसे मिलता है रिवार्ड। और ये रिवार्ड क्या हो सकता है, तो सबसे पहला रिवार्ड होता है कि पेड़ उसे एक बना बनाया जूस दे देता है। वो बोलता है हाँ भाई तू मेरा पोलन ग्रेन उठा के स्टिग्मा पे लैंड कर दे, जैसे ही तू स्टिग्मा पे लैंड करेगा वापस आना, या फिर इसी प्रोसेस के थ्रू क्या दे देता है उसको, बना बनाया जूस दे देता है, बना बनाया नेक्टर दे देता है। तो नेक्टर इज अ रिवार्ड। नेक्टर उन लोगों के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए एक रिवार्ड हो गया। दूसरा रिवार्ड क्या हो सकता है, कई सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पेड़ों पे पता है क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों पेड़ के पास भिनभिनाते रहते हैं या पेड़ों के पास क्यों जाते हैं, वो पेड़ों के पास इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन पेड़ों के पास अच्छे अट्रैक्टिव कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जिनके अपन बोल सकते हैं पेटल्स बहुत कलरफुल होते हैं और इतने ज्यादा कलरफुल होते हैं कि इंसेक्ट खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ भाई कलरफुल फ्लावर्स है तो इधर उधर से कोई भी इंसेक्ट देखेगा और उस कलरफुल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब वो अट्रैक्ट होगा तो 100% वो क्या करके देगा, अपने को पॉलिनेशन करके देगा। फिर इसके बाद बदले में और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पेड़, तो बदले में कई बार पेड़ सेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। कई फ्लावर्स ऐसे बनाते हैं जिनसे सेंट निकलता है या सेंट रिलीज होता है, इसके कारण इंसेक्ट जो होते हैं वो सेंट को सूंघ के अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये बदले में क्या करते हैं, सो ये बदले में अपने को पर्टिकुलरली पॉलिनेशन करके दे सकते हैं। सो ये जो यहाँ पे रिवार्ड्स जो अपन ने बनाए देखे, क्या क्या रिवार्ड्स है, या तो वो उनको नेक्टर या कोई जूस देने वाले, इसके बाद या तो वो कलरफुल फ्लावर बनाने वाले, या फिर वो कोई सेंट प्रोड्यूस करने वाले फ्लावर में। ये सारे के सारे रिवार्ड्स एक तरीके के एड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर पेड़ ये रिवार्ड्स देना बंद कर दे या फिर ये रिवार्ड्स ना दे तो क्या होगा, पेड़ों को इससे बहुत दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई अगर वो रिवार्ड्स नहीं देंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं आएंगे उनके पास, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनके पास नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन में दिक्कत होगी। सो ये क्राइटेरिया होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में। क्या देखा अपन ने कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट इज एंड्रोशियम, फीमेल पेरेंट इज गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है बहुत सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है, गायनोशियम कार्पेल्स और पिस्टल से मिलकर बना होता है। इसके बाद स्टेमन दो चीज से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बायलोब्ड होता है, दो लोब से मिलकर बना होता है, ये एक लोब और जस्ट इसके पीछे दूसरा लोब। सो दो लोब प्रेजेंट है इसलिए इसे बायलोब्ड बोला जाता है। इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेल गमेट्स। फिर इस तरफ अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है। यहां पे अब जब दोनों स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया उसके बाद देखा कि मेल पोलन ग्रेन बना देता है, फिर यही पोलन ग्रेन एंथर से निकल के कहां पहुंचता है, स्टिग्मा तक के पहुंचता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इस पॉलिनेशन को करवाने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है और उन्हीं एजेंट्स को अपन बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, अबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक में इंसेक्ट्स और बैट वगैरह आता है, अबायोटिक में विंड, वाटर आता है। इसके बदले में क्या दिया जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, तो कुछ रिवार्ड दिया जाता है। क्या क्या रिवार्ड हो सकते हैं, तो दीज रिवार्ड्स आर नेक्टर या फिर जूस हो सकता है, कलरफुल फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर सेंट्स हो सकते हैं। और अपन लोग क्या सोचते हैं, अपन लोग सोचते हैं कि फ्लावर ने नेक्टर वगैरह या फिर ये कलरफुल फ्लावर सेंट्स अपने लिए बनाए और अपन फ्लावर का खुद यूज करते हैं। सो दिस इज नॉट फॉर अस। अगर फ्लावर्स बन रहे तो ये इंसानों के लिए नहीं बन रहे, ये किसके लिए बन रहे, ये उनके खुद के लिए बन रहे ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाए, और एक बार अगर पॉलिनेटिंग एजेंट से पॉलिनेटर्स उनके पास आ जाए तो वो पॉलिनेशन करके उनको दे दे। तो अभी अपन ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में देखा था, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन आगे बढ़े तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। सो ये पॉइंट अपन ने देखा कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सबके सब क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर अगली चीज,
फ्लावर्स को अगर अपन देखें, अलग अलग फ्लावर्स को, तो इन फ्लावर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। किस तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी अपने को? इनके इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अपन ने पिछले साल पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इसके दो टाइप्स पढ़े थे, एक रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था और एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। सो डाइवर्सिटी देखी जाती है स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। अलग अलग पेड़ों में अलग अलग टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फिर इसके बाद फ्लावर, अलग अलग पेड़ के फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, कलर अलग होता है, उनकी सेंट अलग होती है। फिर इसके बाद फ्लोरल पार्ट्स, उनके जो पार्ट्स है, चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर फ्लोरल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो चार इंपॉर्टेंट फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैलेक्स, दूसरा होता है तुम्हारा कोरोला, तीसरा होता है तुम्हारा एंड्रोशियम और चौथा जो होता है इसे बोला जाता है गायनोशियम। अब ये कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गायनोशियम क्या है? सो कैलेक्स का मतलब होता है, यहां पे कैलेक्स बोला जाता है सेपल्स को, कैलेक्स को यहां पे कहा जाता है, सेपल्स को कैलेक्स कहा जाता है। कोरोला को यहाँ पे बोला जाता है, सारे पेटल्स को कोरोला बोला जाता है। एंड्रोशियम यहाँ पे स्टेमन को बोलते हैं और गायनोशियम यहाँ पे किसे कहते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल को कहा जाता है गायनोशियम। सो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, किसी फ्लावर में कैलेक्स अलग होगा, किसी फ्लावर में कोरोला अलग होगा, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अलग होगा, इवन गायनोशियम का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर अपन ओवरऑल बात करें तो फ्लावर में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है? क्योंकि इसमें इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग फ्लावर में अलग हो सकता है, अलग अलग पेड़ों का फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं और उनके फ्लोरल पार्ट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, एंड द रीजन इज डिफरेंट रेंज ऑफ अडेप्टेशन। इसका मतलब यहां पे ये कि ये जो पेड़ है ये अलग अलग जगह पे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, और क्योंकि ये अपने को अलग अलग जगह पे अडेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनमें ये सब कुछ, इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर फ्लावर की बात करें अपन, तो ह्यूमन कल्चर में इंसानों के लिए फ्लावर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? चलो देखते हैं। अपन कोई भी काम हो उधर अपन फ्लावर का यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं अपन किधर किधर फ्लावर का यूज करते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमंस की अगर अपन बात करें तो फ्लावर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके लाइफ में। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि देखो, सबसे पहले फ्लावर को आजकल इंसान जो है ये ऑर्नामेंटल पर्पस के यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस बोले तो घर पे डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों के घर पे फ्लावर पॉट्स होते हैं, और उन फ्लावर्स के अंदर वो लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स खरीद के लेके आते हैं या गार्डन से तोड़ के लेके आते हैं और उस फ्लावर पॉट में रख देते हैं, क्योंकि वो डेकोरेटिव दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है इसीलिए। सो फ्लावर्स को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सोशल पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मैंने कोई फंक्शन अरेंज किया है, वहां पे कोई गेस्ट आया तो मैं उसे फ्लावर का बुके देता हूं, सो इसे सोशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर इसे अपन रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी अपन भगवान के पास जाते हैं आरती करने, पूजा करने, तो अपन भगवानों को फूल चढ़ाते हैं। इससे क्या दिखाते हैं? अपन अपना लव और अफेक्शन दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग भगवान के लिए यहाँ पे पूजा करने आए, और क्योंकि हम एक अच्छी तरीके से पूजा करना चाहते हैं, इसलिए भी शावर सम फ्लावर्स देयर, अपन कुछ फ्लावर वहां पे रख देते हैं। फिर इसके बाद कई सारी इंसानों की फीलिंग्स को बताने के लिए भी फ्लावर का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स को बताना है किसी दूसरे व्यक्ति को, तब भी वो वहां पे क्या करता है? फ्लावर का यूज करता है। अगर किसी को लव दिखाना है या अफेक्शन करना है या हैप्पीनेस समझाना है दूसरे को, तो किसके थ्रू समझा सकता है? फ्लावर के थ्रू समझा सकता है। हाँ, वो एक अलग बात होती है कि वो फ्लावर वापस मुंह पे पड़ भी सकता है, बट जो भी है इधर काम तो फ्लावर का ही है। फिर इसके बाद इवन मोर्निंग और ग्रीफ बोले तो जब कोई व्यक्ति निपट जाता है या खत्म हो जाता है, तब भी अपन वहां पे फ्लावर्स का यूज करते हैं। फ्लावर्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई अपन वहां पे उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अपन सोचते हैं कि नहीं यार, इसने अपने इतने इंपॉर्टेंट साल दिए, इसने अपने इतने सारे जिंदगी का वक्त दिया धरती पे, अब ये जा रहा है, तो अपन अपना दुख व्यक्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर का अगर अपन बात करें तो इंसानों की लाइफ में फ्लावर का बहुत सारा रोल है। ऑर्नामेंटल पर्पस, सोशल, रिलीजियस, कल्चर, इंसानों की फीलिंग्स के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इवन मोर्निंग के लिए, शोक मनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। सो फ्लावर्स का इंसानों के लाइफ में बहुत अच्छा रोल है। बट अगर अपन यहाँ पे इंसानों की तो बात कर ली अपन ने कि इंसानों की लाइफ में फ्लावर का क्या रोल है, अगर अपन यहाँ पे बात करें कि फ्लावर का रोल क्या है बायोलॉजिस्ट के लाइफ में, बायोलॉजी से रिलेटेड फ्लावर का क्या रोल है, तो यहाँ पे फ्लावर का एक इंपॉर्टेंट रोल है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल का।
क्यों? क्योंकि फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। यही वो जगह है जहां पे क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, यही वो जगह है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो अपने को पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी किधर होना है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी बोले तो अपन ये कहां पे होने वाला है, फ्लावर में होने वाला है। सो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, तो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है। ये वही स्ट्रक्चर है जहां पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो भी अपना डेवलपमेंट उसी स्ट्रक्चर में करने वाला है, दैट इज फ्लावर में ही अपना सारा स्ट्रक्चर, अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस भी ये फ्लावर के अंदर ही शो करने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यही वो जगह है, ये अपन ने पहले भी देख लिया कि इट इज साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर ही एक वो साइट होता है जहां पे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में कि फ्लावर का स्ट्रक्चर होता कैसे है। सो फ्लावर्स की अगर अपन बात करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर इस तरीके का दिखता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो बीच में ये यहाँ पे एक बेसल पार्ट दिख रहा है, इस बेसल पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस। इसी थैलेमस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और मेनली अपन कह सकते हैं इसी थैलेमस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ओवरी प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज थैलेमस, इसे थैलेमस बोला जाता है। फिर ये जो नीचे मैंने जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है यहाँ पे सेपल्स। इन्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है यहाँ पे सेपल्स, इन्हें सेपल्स बोला जाता है। ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल्स होते हैं और ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। इन्हीं सेपल्स को कैलिक्स भी कहा जाता है, इन्हें कैलिक्स भी कहा जाता है। और ये सेपल्स की अगर मैं बात करूं, सो ये जो कैलिक्स होते हैं ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वॉल होते हैं। अब ये इन्हें क्या बोल रहा हूं मैं, इन्हें कह रहा हूं मैं कि दीज आर द आउटर मोस्ट वॉल। अब आउटर मोस्ट वॉल क्यों कह रहे हैं इसे, अब इसे समझा के देता हूं। देखो फ्लावर जब फ्लावर बनता है तो वो कैसे बनता है, सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस में फ्लावर जो रहता है वो पहले बड बनता है, बड। और वो जो बड रहता है वो बड पूरी तरीके से कवर्ड रहता है ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से। और वही ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेपल्स। वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेपल्स होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सो दे आर द आउटर मोस्ट वॉल। क्यों आउटर मोस्ट वॉल, क्योंकि बर्ड वाले स्टेज में वो इस तरीके से फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। फिर जैसे ही ये बर्ड आगे चल के फ्लावर बनेगा, ये जैसे ही खिलेगा तो ये धीरे 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 ऐसा होगा ये सेपल्स, और आखिरी में ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सो दिस सेपल्स और कैलिक्स आर नोन एज द आउटर मोस्ट रोल, सबसे बाहर का रोल होता है ये। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो होता है इसे बोला जाता है पेटल्स, इसे कहा जाता है पेटल्स, जो कि अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स का हो सकता है। और इसका जो नाम होता है इसे अपन कह सकते हैं कोरोला, इसे अपन कोरोला कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंथर, ये हो गया तुम्हारा एंथर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एक एंड देखो, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका एक एंड थैलेमस से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड जुड़ा हुआ है एंथर से। सो ये जो तुम लोगों को दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे फिलामेंट। और ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमेन, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज स्टेमेन। स्टेमेन बोला जाता है कितने चीज से मिलकर बना हुआ है, तो वो बना होता है एंथर से। दिस इज एंथर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब इसके पास प्रेजेंट है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे फिलामेंट। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, जिसे अपन कहते हैं स्टिग्मा। सो दिस इज स्टिग्मा। ये जो बीच में एक पतला सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोला जाता है स्टाइल। और बीच में सबसे नीचे की तरफ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक बेसल पार्ट दिख रहा है, बल्जी पार्ट, बेसल बल्जी पार्ट दिख रहा है। इस बेसल बल्जी पार्ट को बोला जाता है ओवरी। और ये तीनों चीज से मिलकर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, पिस्टल बोल सकते हैं, या फिर इसे अपन कह सकते हैं कार्पेल।
So this is the structure of a typical flower. ये typical flower का structure है. इसमें thalamus present है. इसी thalamus के ऊपर female reproductive structure present रहता है. वो भी particularly ovary present रहता है. फिर सबसे outermost wall देखा जिसे sepals बोलते हैं. sepals को अपन calyx भी कह सकते हैं. Bud stage में ये flower को क्या करने का काम करता है? Bud stage में ये flower को protect करने का काम करता है. फिर इसके बाद petals देखा अपन ने, जो अलग-अलग flowers में अलग-अलग color का हो सकता है. इसका main काम रहता है petals का. क्या main काम रहेगा इसका petals का? कि ये insects को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर ले. एक बार इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गया तो वो इजीली क्या करके देगा अपने को? पॉलिनेशन करके देगा. फिर इसके बाद अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा. इसे स्टेमन बोला जाता है. ये दो चीज से मिलकर बना होता है जिसे एंथर और फिलामेंट कहा जाता है. और यहां पे पूरे स्टेमन देखो कितने स्टेमन मैंने बनाए, 1 2 3 4. ये चारों स्टेमन्स को मिला के, बहुत सारे स्टेमन्स को मिला के कहा जाता है एंड्रोशियम. सो सारे स्टेमन को मिला के यहां पे बोला जाता है एंड्रोशियम. फिर इसके बाद अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जिसे पिस्टल या फिर कार्पेल बोला जाता है. ये तीन चीज से मिलकर बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके लैंड होगा. स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइन करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, और ओवरी नीचे का बेसल बल्जी पार्ट होगा. इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये पिस्टल और कार्पेल को गायनोशियम भी बोला जाता है. तो अब अपन देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर. इसका मतलब अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन के पहले प्लांट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर बनके तैयार होते हैं. ठीक है. सो अपन सभी को पता है, ये अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 इवेंट्स होते हैं. कोई भी अगर जब भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें टोटल 3 इवेंट्स होते हैं. कौन से 3 इवेंट होते हैं? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब सबको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स. तो फर्टिलाइजेशन सभी को क्लियर है. फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट. और फिर वहां पे क्या बन जाता है? एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो जब भी मेल और फीमेल गमेट बनेगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बदले एक और शब्द अपन यूज कर सकते हैं जिसे सिनगैमी भी कहा जाता है. सो फर्टिलाइजेशन तो सबको समझता है. प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के होने के पहले वाले इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद के इवेंट्स. सो अब अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है और फिर उसके बाद अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अपन. प्री फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होना बहुत जरूरी है. सबसे पहला इवेंट जो होना जरूरी है वो ये है कि देखो फर्टिलाइजेशन में अपन ने लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट. बट बात यहां पे आती है ना कि फ्यूजन तो हो जाएगा मेल और फीमेल गमेट का फर्टिलाइजेशन के स्टेप में, बट ये मेल और फीमेल गमेट बनेंगे कब? सो ये बनेंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में. इसका मतलब क्या? प्री फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में होगा गमीटोजेनेसिस. और गमीटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स. गमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स. यहां पे मेल ऑर्गेनिज्म मेल गमेट बनाएगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गमेट बनाएगा. सो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली स्टेप होगी गमेटोजेनेसिस. यहां पे गमेट्स बनेंगे, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गमेट बना के तैयार करेगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गमेट बना के तैयार करेगी. फिर इसके बाद क्या होगा? गमेट्स बन गए. अब गमेट्स को एक जगह पे आना पड़ेगा जहां पे दोनों एक साथ प्रेजेंट हो सके, तभी तो जाके उन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा. इसीलिए यहां पे दूसरी स्टेप जो होंगी वो स्टेप होंगी गमेट ट्रांसफर. गमेट ट्रांसफर. सो अगर अपन बात करें प्री फर्टिलाइजेशन की, तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है. सबसे पहली प्रोसेस क्या होना चाहिए? गमेटोजेनेसिस होना चाहिए. बोले तो गमेट का बनना हो जाना चाहिए, गमेट फॉर्मेशन हो जाना चाहिए. और दूसरी जो स्टेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए गमेट ट्रांसफर. कि एक बार जब गमेट बन गए, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गमेट बना लिया, फीमेल ऑर्गेनिज्म ने फीमेल गमेट बना लिया, अब ये गमेट्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे एक जगह पे. जहां पे ये ट्रांसफर होंगे वहां पे वो लोग क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करेंगे. सो अब अपन लोग पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं पेड़ पौधों में और क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सो सबसे पहले अपन लोग देखने वाले स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंगियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में. देखेंगे कि ये स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंगियम क्या है. ये तुम्हारे लिए नया नाम है माइक्रोस्पोरेंगियम. इसको देखेंगे अपन और फिर अपन देखेंगे व्हाट इज पोलन ग्रेन. और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं अगर बता दूं तो ये पोलन ग्रेन जो होता है ना, इसी पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है मेल गमेट. सो याद रखेंगे सभी लोग कि पोलन ग्रेन्स ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जिसके अंदर मेल गमेट प्रेजेंट है.
सो अपन लोग पोलन स्टेमेन पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरेंगियम पढ़ने वाले हैं और पोलन ग्रेन्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेमेन की, तो स्टेमेन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब भी अपन ने देखा सबसे पहला पार्ट जो होता है, ये पार्ट होता है बाइलोब्ड, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं एंथर। सो दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। इसे बाइलोब्ड क्यों बोला जाता है, फिर से बता रहा हूं मैं, बाइलोब्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हो गया उसका एक लोब, और ये जो तुम लोग को एक लोब दिख रहा है जस्ट इसके पीछे, दिस इज वन लोब, तो इसके पीछे दूसरा लोब प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज द सेकंड लोब। तो इसमें क्योंकि दो लोब प्रेजेंट रहते हैं इसीलिए इसे बोला जाता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। सो पहला कंपोनेंट जो होता है स्टेमेन का, ये होता है बाइलोब्ड एंथर। कैसा एंथर होता है, बाइलोब्ड एंथर, मतलब इसमें दो लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को यहां पे दिख रहा होगा एक लंबा सा स्टॉक लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पतला सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी पतले स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट। इस पतले स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट। अब अगर मैं फिलामेंट की बात करूं तो फिलामेंट में दो एंड होते हैं। कितने एंड होते हैं इसके, दो एंड होते हैं। एक एंड होता है ये वाला, एक ये वाला एंड हो गया, और दूसरा एंड इसका हो गया ये वाला। सो ये हो गया इसके दो एंड। इसके दोनों एंड्स अपन देखते हैं कहां कहां अटैच रहते हैं। तो मैं कह दूंगा एक एंड जो है ये एंथर से अटैच रहता है। तो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का एक एंड जो रहेगा ये किससे अटैच रहेगा, एंथर से अटैच रहेगा। और दूसरे एंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एंड जो रहता है ये या तो थैलेमस से अटैच रहेगा या फिर ये अटैच रहेगा, किससे अटैच रहेगा, पेटल से अटैच रहेगा। सो ये अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है कि स्टेमेन जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। पहली चीज हो गया एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है। व्हाई बाइलोब्ड, बिकॉज़ यहां पे कितने लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, दो लोब प्रेजेंट रहते हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक एंड एंथर से जुड़ा रहता है और दूसरा एंड किससे जुड़ा रहता है, या तो कुछ कुछ फ्लावर्स में थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर कुछ कुछ फ्लावर्स में पेटल से जुड़ा होता है। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है जिसे अपन बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। अब अगर मैं इस एंथर की बात करूं तो इस एंथर में हर एक लोब में दो थिका प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, हर एक लोब में दो थिका प्रेजेंट रहते हैं। अब ये थिका क्या है, चलो इसे समझते हैं अपन। सो इधर ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। सो ये इसका एक लोब हो गया, दिस इज वन लोब, दिस इज लोब वन। इस लोब के अंदर क्या होता है, तो इस लोब के अंदर डाइवर्जन देखा जाता है। तो इसका मतलब ये कि इस लोब के अंदर, ये जो लोब दिख रहा है ना, इस लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं। सो ये एक लोब है तो इस लोब के अंदर ये दो कंपार्टमेंट होंगे। ये हो गया एक कंपार्टमेंट, ये हो गया दूसरा कंपार्टमेंट। सेम उसी तरीके से ये जो दूसरा लोब था, दिस इज सेकंड लोब, इसे अपन बोल देंगे ये सेकंड लोब है, ये सेकंड लोब है। सेकेंड लोब के अंदर भी कितने कंपार्टमेंट होंगे, दो कंपार्टमेंट होंगे। तो ये वही बताना चाहते हैं कि बाइलोब्ड एंथर होता है, ये एक लोब हो गया, ये वाला एक लोब हो गया, ये वाला दूसरा लोब हो गया। सो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर एक लोब के अंदर कितने थिका रहते हैं, दो थिका प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज वन थिका, ये हो गया एक थिका और ये हो गया दूसरा थिका, ये हो गया दूसरा थिका। टोटल दो थिका प्रेजेंट है, इसीलिए दो थिका होने के कारण इसे डायथिकस बोला जाता है। इसका मतलब क्या, देखो इफ ये अगर एक तुम लोगों को अगर लोब दिख रहा है तो इस लोब के अंदर क्या होगा, ये एक लोब है, सेम इसी की तरीके से दूसरा लोब प्रेजेंट रहेगा। फिर इस लोब के अंदर मैं बात करता हूं, इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा जिसके कारण ये एक थिका बन जाएगा और इधर वाला दूसरा थिका बन जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है कि बाइलोब्ड एंथर जो होता है इसमें दो थिका प्रेजेंट रहते हैं, और क्योंकि इसमें दो थिका प्रेजेंट रहते हैं इसीलिए इसे डायथिकस बोला जाता है। सो ये जो है ये एक यहां पे एक ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो इस एंथर को सेपरेट कर रहा है, कंपार्टमेंट में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है, जिसके कारण इसमें एक थिका बन जा रहा है और दूसरा अलग थिका बन जा रहा है। चलो सो ये हो गया अपना स्टेमेन का, अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेमेन्स की, तो अलग अलग फ्लावर में स्टेमेन का नंबर अलग अलग हो सकता है और उसका लेंथ फिलामेंट का लेंथ और एंथर का स्ट्रक्चर ये अलग अलग देखा जा सकता है। सो अगर मैं बात करूं नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर, इसका मतलब ये कि अलग अलग फ्लावर में स्टेमेन का नंबर अलग अलग हो सकता है और इवन उसके लेंथ, फिलामेंट्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो एंथर जो होता है, ये एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, फोर साइडेड, और क्योंकि फोर साइडेड बोल रहे हैं इसीलिए स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। सो एंथर जो ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, अगर इसकी मैं बात करूं तो देखो अब अपन समझते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा एंथर, ये अपन इसका देख रहे हैं
एंथर का अपन देख रहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर नहीं ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देख रहे। इफ दिस इज एंथर तो उसको अपन ने बीच से काट दिया। अगर ये तुम्हारा एंथर है, ये पेन तुम्हारा अगर एंथर है तो इसे अपन बीच से काट देंगे और ऊपर से देखेंगे। सो दिस इज द ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। सो ये अगर तुम्हारा एंथर है, सो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, 4 साइड होंगे इसमें। अब देखो पहले मैं बता देता हूं, ये एंथर है तुम्हारा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके नीचे प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा फिलामेंट। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहां से इसका ये हो गया एक लोब, दिस इज लोब 1, और ये हो गया इसका दूसरा लोब, दिस इज लोब 2। इस लोब के अंदर, अब मैंने अब भी बताया था कि ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। इस लोब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, 2 थिका प्रेजेंट रहते हैं। तो ये यहां पे प्रेजेंट रहेगा एक थिका, और यहां पे प्रेजेंट रहेगा दूसरा, नहीं ये यहां रहेगा थिका, ठीक है। सो दिस इज 1 थिका एंड दिस इज सेकंड थिका। फिर ये होगा एक थिका इधर, एक थिका इधर, क्योंकि 2-2 थिका एक-एक लोब में प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोला जाता है डायथेकस। सो ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंगियम रहेंगे, इसके अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंगिया रहेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये माइक्रोस्पोरेंगिया क्या है, तो ये जो तुम लोग को कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये जो चेंबर दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये यहाँ पे ये जो चेंबर दिख रहे हैं, इन्हीं चेंबर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंगिया। सो दिस चेंबर्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंगिया। तो अपन ने क्या देखा कि एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये उसका एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। फिर एक लोब के अंदर उसमें 2 थेका रहता है, तो ये एक थेका हो गया, ये दूसरा थेका हो गया। फिर थेकास की अगर अपन बात करें तो दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, ये एक थेका, ये दूसरा थेका, ये एक थेका, ये दूसरा थेका। इन्हीं थेका को अपन बोल रहे हैं, दिस थेकास आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंगिया। इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंगिया, जो क्या है, एक तरीके के चेंबर है। ये एक तरीके के, पता है क्या होते हैं, ये एक तरीके के चेंबर होते हैं। और तुम लोगों को मैं बताऊं, इन्हीं चेंबर के अंदर पोलन ग्रेन्स बन के तैयार होते हैं। ये जो चेंबर दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, जिसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंगिया, इसी माइक्रोस्पोरेंगिया के अंदर क्या बन के तैयार होते हैं, इसी माइक्रोस्पोरेंगिया के अंदर पोलन ग्रेन्स बन के तैयार होते हैं। और ये कहां प्रेजेंट रहते हैं, सो दे आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स। ये कॉन्टे में प्रेजेंट रहते हैं, ये एक कॉर्नर में, दूसरा एक कॉर्नर पे, तीसरा, चौथा। सो अगर मैं एक एंथर की बात करूं तो एक एंथर बाइलोब्ड होता है, उसमें 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर एक लोब में 2 थेका प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे डायथेकस बोला जाता है। और वो जो थेका होता है, उसी थेका को अपन क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंगिया कह सकते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंगिया के अंदर आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनने वाले, और पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट इसी के अंदर होने वाला है। तो देखो इन लोगों ने क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरेंगिया 2 इन ईच लोब। इसका मतलब एक लोब में कितने प्रेजेंट रहेंगे, ये एक माइक्रोस्पोरेंगिया, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंगिया, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंगिया। इधर इस लोब की बात करूं तो इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंगिया और इसके अंदर दूसरा माइक्रोस्पोरेंगिया। सो एंथर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज अपन ने यहाँ पे स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे अपन ने एंथर्स के बारे में देखा। फिर अपन ने देखा कि एंथर जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, इसमें डायथेकस होते हैं क्योंकि 2 थेका प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं थेकास को अपन माइक्रोस्पोरेंगियम बोलते हैं। ये कुछ चेंबर्स होते हैं, इन्हीं चेंबर के अंदर क्या बनने वाला होता है, तो इन्हीं चेंबर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले होते हैं।